हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन KVPY के जो 2019 SA स्ट्रीम का जो पेपर है मैथमेटिक्स वाला, उस पर बात करते हैं। ऐसे मतलब कि 11th क्लास वाले। इसके अंदर ना क्या रहता है, मैं थोड़ा बता दूं पहले आपको। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सेक्शन रहते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैथ्स में बात करें तो 15 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट 2 के अंदर 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल अपने पास 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन से। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन बनाया कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। इससे मतलब रिलेटेड अगर आप बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ तो बन पाए आप लोगों से, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिया। ये ABC अपने पास में जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है विथ साइड लेंथ स्मॉल ए, मतलब ए के अपोजिट में साइड लेंथ है स्मॉल ए। Let capital R and small r denote the radius of the circumcircle and incircle। जो इसका सर्कम तो मतलब जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, उस सर्कल का जो रेडियस है वो तो कितना है, कैपिटल आर। और जो इसकी तीनों साइड को टच करेगा ना, वो बनेगा इन सर्कल, उसका रेडियस है स्मॉल आर of ABC respectively, then the as a function of A small capital R upon small r, ये निकालना है, ठीक है। देखो यार, अगर ज्योमेट्री के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोचना काफी इजी बन जाएगा। कैसे? अपन को ये चीज तो मालूम है कि मेरे को ये तो मालूम है कि फॉर ए इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या चीज रहता है ना, सेंट्रोइड किसके बराबर होता है, सरकम सेंटर के। मतलब सारे आइडेंटिकल होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में। कोई एक अगर पता होता है ना तो बाकी सबके कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं। तो सेंट्रोइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, है ना, ऑर्थो सेंटर हो गया। ये सारे के सारे क्या रहते हैं बेटा, आइडेंटिकल रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये चीज अपन को मालूम होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। अब सबसे आसान क्या रहता है अपने लिए, सबसे आसान अपन को पता है कि सेंट्रोइड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को पता रहती है, ठीक है। तो मैंने भी वही काम किया। मैंने क्या किया, ए से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मतलब मीडियन ड्रॉ किया, इसको बोल दिया AD। और ये यहां पे कोई ना कोई एक पॉइंट जो मिलेगा G सेंट्रोइड, उसको बोल दिया। और ये किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में पूरी मीडियन को डिवाइड करता है। ये भी सबको मालूम है कि ये एक AD एक मीडियन है, G आपका सेंट्रोइड है, वो 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक। अब ना, अब ये चीज देखो, ये जो AG हो गया, ये जो BG हो गया, ये जो CG हो गया, ये सारा का सारा किसकी तरह काम करेगा, सरकम रेडियस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सरकम रेडियस की तरह काम। सरकम रेडियस मतलब रेडियस ऑफ सरकम सर्कल होता है, सरकम रेडियस की तरह। तो मैं यहां पे अगर लिखूं सरकम रेडियस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AG को बोल सकता हूं ना। अरे AG को मैं सरकम रेडियस बोलूं तो कोई दिक्कत क्यों है, क्योंकि ये अगर सेंट्रोइड है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये सरकम सेंटर की तरह काम करेगा। तो सरकम सेंटर भी है ये क्या रहेगा, सरकम सेंटर की भी तरह काम करेगा। तो बस ऐसे एक सर्कल बना देंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, इन रेडियस की अगर बात करूं मैं, इन रेडियस की अगर बात करें ना, तो इन रेडियस क्या रहता है बेटा, जैसे ये अगर यहां पे अगर कोई सर्कल बनाए अपन इस टाइप से, जो तीनों साइड्स को टच करेगा, बस ये वाला, ठीक है। तो ये जो रेडियस आएगा वो इन सर्कल का रेडियस आएगा, GD बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, GD। तो ये तो क्या है, कैपिटल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर है।
इनका अगर मैं रेशो निकालूं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ऑलवेज क्या रहता है बेटा 2:1 रहता है, चाहे आप कोई भी ट्राइंगल क्यों कोई भी टाइप का इक्विलेटरल ट्राइंगल लो आप, तो ऑलवेज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और ऑप्शन में क्या दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका थर्ड वाला एकदम सही ऑप्शन दिया हुआ है जी, इस पे टिक मार सकते थे अपने आराम से। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था पहला वाला। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया ना, ध्यान से देखना आप, एक एक चीज को सुनना बेटा ध्यान से। लेट बी बी एन नॉन जीरो रियल नंबर इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दिया हुआ है 2x² प्लस में bx प्लस 1/b इज इक्वल टू 0 एज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसने खुद ही बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है तो अपन को पता है कि कंडीशन लगाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वाली कंडीशन लगा दो, तो बी स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू कितना 1/b इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बन जाएगा बी क्यूब माइनस का 8 डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन 0। जैसे ये दिखाई दिया ना, मेरे को ये फॉर्मूला याद आ गया, बट इसको लिख सकता हूं मैं बी क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई का बी इज ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई का बी ग्रेटर देन 0। अब तो ये एक तरह से ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी अपने पास आता है ना, तो अपन क्या प्रोसेस करते हैं, पहले तो उसके कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं या पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी दिया, इसका डी चेक किया मैंने, इसका डी चेक किया, इसका डी कितना आ जाएगा ना 4 माइनस का 16 जो कि लेस देन 0 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो स्ट्रक्चर क्या बनती है बेटा, स्ट्रक्चर ये बन के आती है ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन, जो कि क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो अपन इसको हटा सकते हैं, तो ये क्या बचेगा b माइनस 2 डिवाइडेड बाई का b इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से b बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्टली लिखना आता है यहाँ से आपको, इसका रूट 0 है इसका 2 है, तो b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेके इन्फिनिटी, ये चीज बन के आ गया, b बिलोंग्स टू ये आ गया, और यही आपका पूरे में यूज करेंगे अपन। आराम से देख लो आप एक एक करके, ठीक है। चलिए एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं अपन। ठीक, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए ये दिया आपको कि b प्लस 1/b ग्रेटर देन 5/2 ऑलवेज ट्रू है क्या। देखो कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिकली अपन ट्रू तभी बोलेंगे जो सारी कंडीशंस पे ट्रू। अपने पास b बिलोंग्स टू ये है, ये b की सारी वैल्यू के लिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्या। यहां पे लिखा हुआ है b प्लस 1/b ग्रेटर देन 5/2। जब मैंने b नेगेटिव लिया, क्योंकि b आप नेगेटिव भी ले सकते हो पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू, और पॉजिटिव लेंगे 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेगेटिव जैसे मैंने पुट किया तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया गलत। फिर चलता हूं मैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में क्या दिया है b प्लस 1/b इज लेस देन 5/2, ये भी गलत। क्यों, कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो, आप यहाँ पे 10 वैल्यू पुट करके देखो, 10 प्लस 1/10 तो लेस देन 5/2 नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ऐसे ही ये वाला भी गलत हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही ये वाला गलत हो जाएगा, स्क्वायर ही लेस देन 4 हो नहीं पाएगा, है ना। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन बचा बस एक, इसको चेक करना है मेरे को, है ना, इसको चेक करना है मेरे को। तो मेरे को लगता है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, चेक कर लेते हैं अपन, है ना। एक बार लेस देन ग्रेटर देन, मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। सी ऑप्शन में देखो बी स्क्वायर माइनस का 3b प्लस 2 लेके आ गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो b माइनस का 1 b माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ये मतलब चेंज करके बेटा ऐसा लिख लेना, ये ऑप्शन ऐसे है, ये थोड़ा टाइप किया तब मिसप्रिंट हुआ है,
ठीक है, ये ऐसा है सी ऑप्शन आपका, और मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस में ये ऐसा था, ये टाइप करते टाइम ऐसा हुआ है बस, है ना। अब सुनो आप, ये वाला जो चीज दिया हुआ है ना, इसमें b-1 b-2 बोल रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। मैं पहले लेता हूं नेगेटिव वैल्यू, तो b नेगेटिव लेंगे तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। b नेगेटिव लिया तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चले गया बेटा काम अपना, ये नेगेटिव की सारी वैल्यू के लिए। इस पे आते हैं 2 से इन्फिनिटी पे, है ना। वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 वैल्यू नहीं ले रहे, 2 पे ओपन है, ठीक है। तो 2 से इन्फिनिटी में ये वाला वैल्यू क्या आएगा ना, ये पॉजिटिव बनेगा, और ये वाला भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ऑलवेज ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट वाले में क्या दिया वो देखो आप। यहां पे ये 3 नहीं होगा। लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिया अपने पास में, पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वेयर a, b आर रियल नंबर्स। अच्छा, इसके जब ये बोल दिया ना कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो अपन मान लेते हैं एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, जो अपन ऑलवेज कई जबानों से मानते हैं, अरे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलते हैं अपन, अल्फा बीटा लिख देते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, gx के बारे में क्या कमेंट किया है कि gx इज इक्वल टू p ऑफ एक्स क्यूब, ये चीज दिया हुआ है। फॉर ऑल रियल नंबर्स x, सारी जितने भी रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, वैसे ही gx डिफाइन है, बस x की जगह एक्स क्यूब कर देना है। तो सुनो ध्यान से, मेरे को ये पता लगा gx यहां पे क्या बन के आएगा, gx लिखेंगे अपन p ऑफ एक्स क्यूब, जहां जहां पे px में x है वहां पे एक्स क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बन के आएगा, इसके जो रूट्स थे px के रूट्स थे अपने पास अल्फा बीटा, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे फिर, मतलब क्या ऐसे में वैल्यू यहां पे पुट करूं कि ये 0 बन जाए। मतलब मेरे को ये चीज मालूम है कि इसके अगर अल्फा बीटा रूट है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि p ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, p ऑफ बीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसा मैंने खुद ही बोल दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो ऑब्वियसली p ऑफ अल्फा भी 0 होगा, p ऑफ बीटा भी 0 होगा। अब यहां पे आप ये मैंने लिख दिया g ऑफ एक्स क्यूब, तो खुद सोचो कि ऐसा x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए, मतलब रूट निकल के आ जाए ऐसा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि gx इज इक्वल टू p ऑफ x की जगह लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू लिख दिया अल्फा की पावर 1/3, अल्फा की पावर 1/3, होल पावर तो 3 लगाना ही है, तो ये अंदर क्या बनेगा, p 3 से 3 कैंसिल आउट, p ऑफ अल्फा बना, p ऑफ अल्फा का वैल्यू अपन को मालूम है कितना है, 0 है। तो इसका मतलब यहां पे आपने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, अल्फा की पावर 1/3 पुट करने पे gx का वैल्यू 0 आ गया, तो मतलब x इज इक्वल टू अल्फा की पावर 1/3 इसका एक रूट हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो ना, g ऑफ बीटा का पावर 1/3 पुट करो आप, तो ये p ऑफ बीटा का पावर 1/3 होल पावर 3, तो ये p ऑफ बीटा बनेगा, वो भी वैल्यू 0, तो दूसरा रूट कितना g आ जाएगा। तो g ऑफ x के 2 रूट मिल गए, अल्फा का पावर 1/3, बीटा का पावर 1/3। अब चलते हैं अपन एक एक ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है g हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सही है भैया, एग्जैक्टली 2 ही रूट्स मिलेंगे, और कोई रूट्स मिल ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, g कैन हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये गलत हो गया, ठीक है। अगले वाले में देयर एग्जिस्ट रियल नंबर अल्फा सच दैट g ऑफ x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा होता है। ये देखो मैं ये ना आपको ऐसे समझाता हूं, सुनना ध्यान से। मेरे को gx लिखना है इन टर्म्स ऑफ x a b के टर्म्स में,
तो ये क्या बोला, p ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ x की जगह एक्स क्यूब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 बन जाएगा, ए एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस b बन जाएगा। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये लिखा हुआ है x की पावर 6 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस b, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये एक्चुअल में क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। और जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, हाँ जी मैं क्या बोल रहा था, जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनका अगर ग्राफ की स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऑलवेज ऐसा बनता है, इस टाइप की ग्राफ की स्ट्रक्चर रहती है ना। ये मतलब नीचे भी आ सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। एक टाइप से ना आप ऐसे समझो, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ये तीनों टाइप की इवन डिग्री पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर रहती है। कोई भी टाइप की स्ट्रक्चर बने बेटा, अपन ये तो बाउंड कर ही सकते ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से, को जैसे सपोज करो इस केस में तो क्या होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू से ऑलवेज बड़ी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे 0 से ऑलवेज बड़ी वैल्यू, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू से ऑलवेज बड़ी वैल्यू रहेगी। और वही स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर अल्फा सच दैट जी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल रियल एक्स, सारी एक्स की रियल वैल्यूज के लिए इस टाइप से अपन कर सकते हैं। तो ये अपना थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। तो कौन कौन से सही हुई है, फर्स्ट हुआ और थर्ड हुआ, ओनली वन गलत, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड सही है तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड आपका सही आंसर आएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया वो देखो आप, कि लेट एन का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म 2। अच्छा फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू लिख दिया 2 मैंने, एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4। लेट m ऑफ n बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अच्छा ये समझो आप, एवरेज है mn किसको डिनोट कर रहा है, एवरेज डिनोट कर रहा है। तो एवरेज के लिए क्या लिखेंगे अपन, टोटल सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, यही तो होगा m ऑफ n का वैल्यू। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था यार। तो m ऑफ n कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल सम निकालने के लिए अपन AP वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई 2, 2a मतलब आ जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d4 डिवाइडेड बाई का n, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये बचेगा 4n, तो n बाई 2 इंटू में 4 और डिवाइड बाई n, नहीं इंटू में 4n होगा, सॉरी अंदर है ना। तो ये क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट, ये 2, तो m ऑफ n का वैल्यू आ गया अपने पास में 2n के बराबर आ गया। m ऑफ n का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2 ऑफ n के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन को निकालना है ये वाला चीज, सम क्या निकालना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक m ऑफ n का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, आपके पास 2 कॉमन है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 10, क्योंकि 1 से लेके 10 तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 10 हुई ना, तो n इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 10 इंटू 11 बाई का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 110 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है। टिक मार सकते हैं अपन ऐसे। तो बस इसको नोट कर सकते हो बेटा इतने को आराम से। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल BAC 90 डिग्री है। चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये वाला बन के आया है ना, ये B, ये A, ये C, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है अपने पास में। AD इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन टू BC,
ए से लेके बी सी पे परपेंडिकुलर डालना मिला। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर डालना, जस्ट एक अपन को यहां से लेके यहां तक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ए डी है। अच्छा, अब ये डी है ना, बी सी का मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कभी भी, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है बस उस पॉइंट से। एल्टीट्यूड का मतलब ये। फिर क्या किया, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पे यहां डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। फिर क्या बोला हुआ है, एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन इस पे, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई डी एफ पे अगर बात करूं मैं, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ एंगल है वो भी 90 डिग्री हो पाएगा। अरे जब तीन एंगल 90 डिग्री है, पक्का चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा। टोटल सम कितना 360 डिग्री। तो इसका मतलब ए ई एफ डी किस तरह काम करेगा, रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। ए ई एफ डी किसकी तरह काम करेगा, रेक्टेंगल की तरह काम करेगा बेटा। ये ज्योमेट्री वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ही रेक्टेंगल की बात आई ना, तो खूब सारी प्रॉपर्टीज इसकी याद होनी चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल रहती है, डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, है ना, ये सब चीजें पता रहनी चाहिए आपको। तो क्या चीज होगा, ए डी किसके बराबर होगा ना, ई एफ के बराबर होगा, डायगोनल्स भी इसके इक्वल रहते हैं। आगे चलते हैं, यहां तक अपने पास होगा। आगे क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 15, ए बी का लेंथ दिया हुआ 15 और बी सी का लेंथ दिया अपने पास में 25। यहां पे क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा 625 माइनस 225, ये तो 400, तो ए सी कितना आ जाएगा आपके पास में 20 आ जाएगा। ए सी कितना आ जाएगा 20 आ गया। देन द लेंथ ऑफ ई एफ निकालना है। ये ई एफ का जो लेंथ है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया ई एफ और ए डी बराबर है, तो किसी तरह आप ना ए डी की वैल्यू निकाल लो, आपका काम बन जाएगा, है ना। अब ए डी को मैं कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, वो बहुत बड़ा मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का। देखो कैसे, मैं जो इस ट्राइंगल ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसका एरिया का फॉर्मूला दो टाइप से लिख सकते हैं। एरिया का बेसिक फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो लगाते हैं अपन। तो एक तो मैं क्या लगा सकता हूं 1/2, सब बच्चे लगा सकते हैं 1/2 बेस कितना है ए सी इंटू हाइट कितना है ए बी, ये लगा दिया। दूसरा इसका फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ए डी परपेंडिकुलर, तो ये एक हाइट है, ये बेस है, ऐसे भी सोच सकते हो ना इसको, ये बेस और ये हाइट, मतलब क्या लगा सकते हैं 1/2 ए डी इंटू में बी सी, आपका काम बन जाएगा। आपका ए डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा बस, और ए डी का वैल्यू ई एफ के बराबर है, तो बस 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। ए सी अभी निकाला है 20, ए बी आपको पता ही है 15, ए डी निकालना है, और बी सी का वैल्यू कितना है 25, तो बस कर लो सिंप्लीफाई, ये 5, ये 4, ये 3, तो ए डी किसके बराबर आ गया 12 के बराबर आ गया, यही ई एफ के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है बेटा, कहीं कोई घूमने फिरने की बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखें, तो क्या है ना, द साइड्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल सेटिस्फाई दिस रिलेशन। ओके, क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, सी स्क्वायर किसके बराबर है 2ab के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है 3 टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर है। देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, पहले ना
अपन इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। बस इन दोनों इक्वेशंस को देख के सबके माइंड में ये है कि यार क्यों ना मैं सी स्क्वायर वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। तो ए स्क्वायर आ गया प्लस में 2ab आ गया इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आ गया। मेरे को ए स्क्वायर दिखाई दिया, 2ab स्क्वायर दिखाई दिया, मेरे माइंड में आया क्यों ना इसमें बी स्क्वायर ऐड कर दूँ, क्यों ना मैं इसमें बी स्क्वायर ऐड कर दूँ, फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो बस वही करते हैं। अब बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2b का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो बस। तो ये कितना आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2b या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2b। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू b आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 3b आ जाएगा। नेगेटिव साइड अपने पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। a और b दोनों साइड बराबर है और a और b बराबर है तो c स्क्वायर कितना आ जाएगा ना, c स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू में a स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा और √2 टाइम्स a, √2 टाइम्स a। तो यार ये तो साफ साफ पता लग गया। दो साइड अगर a है, ये अगर a है और ये अगर √2a है तो ये तो बड़ा पाइथागोरस थ्योरम से पक्का पता लग रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अरे ये a है, ये a और ये अगर √2 है तो पक्का ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये a है तो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो और इसको c बोल दो, है ना। तो एंगल C तो अपन को पता है कितना दे रखा है 90 और अपन को निकालना क्या, एंगल A निकालना है। एंगल A 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, दो साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। तो बस ऐसे आप सोल्व कर सकते थे। तो नोट डाउन कर लो इसको क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यार ये वाला क्वेश्चन है ना काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, जो अपना ओलंपियाड्स वाले में रहता है ना उस टाइप से। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेनेवर ए नॉन जीरो डिजिट c is written after the last digit of n। ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ n तो ऑब्वियसली अपन को 10 से अंदर रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई c। अच्छा तो नंबर क्या आ जाएगा ना 10n प्लस का c हो गया। द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई c, ये भी लिखा हुआ है इसने। मतलब ये नंबर क्या है, इज डिविजिबल बाई c। अच्छा तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ n निकालना है, क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा सुनो यार एक बात सुनो मेरी, कि यहां पे दो नंबर का सम है, दो नंबर का सम किसी एक तीसरे नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग c से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो c लिखा है ये तो c से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 10n को भी c से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो इससे अपन को ये पता लगा कि 10n शुड बी डिविजिबल बाई c। 10n भी क्या होना चाहिए, c से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए c बिलोंग्स किस किस से कर सकता है, सारी वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब आप खुद से देखो 1 से डिविजिबल है 10n क्या, हाँ 1 से तो डिविजिबल है। 2 से भी है क्या, क्योंकि 10n को अपन क्या ले सकता है 2 इंटू 5 इंटू n, ये 10n आ गया, है ना। तो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 3 से डिविजिबल है क्या यार, 3 से डिविजिबल होने के लिए n को 3 होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबल का मतलब है उस नंबर को अगर अपन 3 से डिवाइड करें तो वो एक इंटीजर दे अपन को, p बाई क्यू फॉर्म नहीं बननी चाहिए आपके पास।
एक रेशनल फॉर्म नहीं बननी चाहिए। डिविजिबल का मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसके बाद एक इंटीजर बनना चाहिए। तो 3 n का वैल्यू 3 होना पड़ेगा। तो n का वैल्यू अपने को एक तो मिल गया 3, ठीक है। फिर मैंने इस पे भी टिक मार दिया ये होने के लिए। 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 4 से होने के लिए अपने पास में ये 4 भी होना पड़ेगा। 5 से है क्या? यस 5 से है। 6 से है क्या? 6 से होने के लिए मैंने बोला 2 एक है और एक 3 मैंने अभी लिखा ही था, तो 6 से भी हो गया। 7 से हो गया क्या? 7 से होने के लिए 7 चाहिए अपन को। 8 से है क्या? 8 से होने के लिए ये 2 अपने पास सही और 4 मैंने लिखा ही अभी, तो 2 × 4 8 से भी हो गया। 9 से है क्या? अच्छा 9 से होने के लिए एक 3 और चाहिए, तो एक 3 ना लिख के आप ना इसी को 9 लिख दो आप, तो 9 4 7 ये नंबर आए। ये नंबर और होने चाहिए, ये और होने चाहिए, तो इनका क्या लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी उसको बोलते हैं, मेरे को फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा। तो ये आप लिख दो 4 7 9, तो 28 × 7 9 252 आ गया। 252 सम करो कितना आ जाएगा? 9 आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। अब किसी बच्चे ने और भी निकाला बेटा, लेकिन इसमें बोला हुआ था n शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटे इंटीजर पे बात चल रही है, तो यही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट वाले में क्या है? लेट x1 x2 ... x11 be 11 distinct positive integers. अच्छा, if we replace the largest of these integers by the median of the other 10 integers. अच्छा ठीक है, पहले तो ना ये लिखा हुआ है x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया, x6 हो गया, x7 हो गया, x8 9 10 11, ये 11 नंबर लिखे हैं और ये बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते बढ़ते ऑर्डर में यहाँ पे, है ना। तो आपके पास 11 नंबर है तो मीडियन क्या होगा ना, मीडियन के लिए क्या करते हैं अपन, अगर 11 मतलब ओड नंबर है तो +1 करेंगे बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ गया अपने पास। तो x6 क्या हो जाएगा ना, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन कितना आ जाएगा आपके पास में? x6 मीडियन आ गया, x6 मीडियन आ गया। फिर इसने क्या कंडीशन लगाई है कि सबसे बड़े नंबर को, सबसे बड़ा नंबर क्या है? x11 को, x11 को हटा देना है, किससे रिप्लेस कर देना है? रिप्लेस करेंगे जो बाकी 10 नंबर बच गए। बाकी 10 नंबर कौन से बच गए? x1 बच गया, x2 बच गया, x3 बच गया, x4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर बच गए। और जो x11 है उसकी जगह क्या लिखना है? ये बचे हुए नंबर के मीडियन को रिप्लेस करना है। बचे हुए नंबर का मीडियन क्या होगा? अब 10 एक इवन नंबर है, इवन नंबर का मीडियन कैसे निकालते हैं? 10/2 + 10/2 + 1 का एवरेज लेंगे। 10/2 का मतलब क्या हो गया? x5 और x6 का एवरेज, तो बाई 2 कर, दोनों को ऐड कर दिया, बाई 2 कर दिया, ठीक है। अब ना सोचने वाली बात ये थी, ये जो नंबर है ना x5 + x6, ये नंबर x5 से तो बड़ा होगा, x6 से छोटा होगा, तो आप इसको यहां पे तो नहीं रख सकते क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते आ रहे हो बेटा, तो इसको यहां पे तो नहीं लिख सकते, तो इसको कहां लिखोगे? इसको x5 के बाद में x6 से पहले, तो ये ऐसे बन के आया, ये सीरीज कुछ ऐसे बन के आई, x1 x2 ... फिर आएगा x5 + x6/2, फिर x6 आएगा, इससे पहले x5 था, अब सारी लिख दो ना यार, फिर x7, फिर x8, फिर x9, फिर x10, ये बन गया। अब अगर मैं पूछूं ना टोटल नंबर्स कितने हैं, तो अगर कोई 10 बोलेगा ना फिर वो बेवकूफ़ी कर रहा है। अरे 10 तो है, ये 10 में एक ये और ऐड कर दी, 11 नंबर्स आ गए, ये 11 नंबर्स आ गए। अब अगर इनकी मीडियन निकालें अगर अपन, तो मीडियन में क्या करते हैं? 11 नंबर है तो +1 करेंगे, बाई 2 करेंगे। 6th पोजीशन पे कौन सा? तो 5 ये 6th पे ये वाला ही है जो भी निकाले थे, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा? इसका मीडियन आ जाएगा
x5 प्लस x6/2। अब इसका कंपेयर करना है। स्टार्टिंग में मीडियन क्या था, x6 था, अब मीडियन ये मिला है, तो मीडियन का आपस में कंपेयर करना है कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप देखो ये जो नंबर लिखे थे ना, बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे थे, है ना। आप क्या कर रहे हो, x5 कर रहे हो प्लस x6 कर रहे हो बाई 2 कर रहे हो, मतलब x6 में ऐड कर रहे हो x5, मतलब छोटा नंबर ऐड कर रहे हो फिर बाई 2 कर रहे हो, तो ऑब्वियसली x6 से तो कम ही होगा ना। तो आपका मीडियन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीडियन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो द मीडियन रिमेन सेम, गलत। द मीडियन इंक्रीज, गलत। द मीडियन डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही दिया बेटा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px, एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। पहचानने की ट्राई करना बड़ा, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। यहां पे जो भी वैल्यू पुट करें ना, जस्ट उसका डबल लिख रहे हैं अपन। अच्छा ये भी गलत लिखा है फिर, हाँ यहाँ 4 होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी नंबर लिख रहे हैं उसका जस्ट डबल लिख रहे हैं अपन बार। ऐसे क्वेश्चन है ना, अपन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें करवाते हैं बेटा। जेई वाले बच्चे उन्होंने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो आपको बताते हैं। इसको ना मैं एक फंक्शन वाइज ऐसे लिख सकता हूँ px फॉर्म में कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और प्लस का कर दिया मैंने 2x। प्लस का 2x को डबल डबल आ रहा, खुद सोचो आप। मैंने p ऑफ 1 निकालना है मेरे को, p ऑफ 1 निकालेंगे, या 1 पुट किया, इतना टर्म तो 0 आ गया, यहां 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया, इसीलिए इसे बोलते हैं। तो p ऑफ 1 भी 2 आएगा, p ऑफ 2 पुट करोगे ये 0 बन गया, ये आपका यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगा। तो px फंक्शन आपका ये वाला बन के आएगा। अब है ना, आप खुद देखो यहाँ पे 4x के टर्म्स मल्टीपल में है और प्लस में एक x के टर्म्स हो रहा है, तो ये कभी क्यूबिक बनेगा क्या, क्यूबिक होगा क्या, ना कभी क्यूबिक तो ही नहीं यार, ये तो y क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल तो हो गई। नंबर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल कितने आ जाएंगे, 0 क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल तो पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप की कंडीशंस के लिए, तो ये चीज़ भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ए 2 डिजिट नंबर, ए बी ऊपर बार लगा दिया, इज कॉल्ड ऑलमोस्ट प्राइम, है ना। ऑलमोस्ट प्राइम एक अलग ही इन्होंने खुद ही डेफिनेशन दे दी है ना, वैसा कुछ होता नहीं है, इन्होंने खुद ही बता दिया क्या, ऑलमोस्ट प्राइम इफ वन ऑब्टेन ए 2 डिजिट प्राइम नंबर बाय चेंजिंग एट मोस्ट वन ऑफ इट्स डिजिट ए एंड बी। एट मोस्ट वन ऑफ डिजिट, एक डिजिट को ही चेंज करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 इज एन एट मोस्ट प्राइम नंबर बिकॉज 13 में से 3 की जगह अपने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, तो ऐसे मैं 3 की जगह 5 भी लिख सकता हूँ, 3 की जगह 1 भी लिख सकता हूँ, 2, 3, 5, 6, 0 से लेके, मतलब आपके पास इस 13 को चेंज करने की 10 पॉसिबिलिटीज है, 10 पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि 0 से लेके 9 तक आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो। देन द नंबर ऑफ ऑलमोस्ट प्राइम 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ना ये चेक करना पड़ेगा कि 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने हैं, 2 डिजिट पता करना है। तो हर एक जो है ना 11 से लेके 10 से लेके आपके पास 20 हो गया, 21 से लेके आपके पास 30 हो गया, हर एक रो के अंदर एक एक प्राइम नंबर है। जैसे यहां पे क्या मिलेगा, 13 मिल गया, यहां पे क्या मिलेगा, 23 मिल गया, है ना। ऐसे हर एक क्या बोलेंगे ना कि लाइन में एक एक प्राइम नंबर है, टोटल अपने पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन को छोड़ के 9 प्राइम नंबर्स मिल गए, ऐसे 9 प्राइम नंबर्स मिल गए। और हर एक प्राइम नंबर के लिए अब मैंने बताया 10 पॉसिबिलिटीज है, तो 90 टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, जो कि 4th ऑप्शन में आपको आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखो, काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन है जी।
लेट पी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा यार, ये चीज पता रहना चाहिए आप सबको। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? ऑल एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से सारे के सारे एंगल्स कम होने चाहिए आपके पास कॉन्वेक्स में। तो कोई डायग्राम बना लो आप। ऐसा बना दिया मैंने, ये A, ये B, ये C, ये D। लेट P इज इंटीरियर पॉइंट। P पॉइंट इसके अंदर कोई पॉइंट है। और क्या दिया आगे? KLMN बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। इसका मिड पॉइंट है K, इसका मिड पॉइंट है L, इसका मिड पॉइंट है M, इसका मिड पॉइंट है N। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? इफ एरिया ऑफ PKAN। अच्छा, इनको मिला दो आप, इनको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ये एक लाइन नहीं है बेटा, अलग अलग लाइन से। ये और ये अलग लाइन है, ये और ये अलग लाइन है। ठीक है, अलग अलग लाइन से ये। ठीक है, मतलब ये लाइन और ये लाइन ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है, दिखने में लग रहा है लेकिन अलग अलग लाइन से। ठीक है, ओके। अब मैं एक काम क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ ना, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये जो AB है, ये जो AB है, K आपका क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो AK बराबर किसके होगा? BK के बराबर होगा, है ना। मैं क्या करता हूँ ना, P से इस लाइन पे कोई एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, AB पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। P से इस AB लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल APK, तो कितना आ जाएगा? हाफ। बेस कितना है? AK, और परपेंडिकुलर कितना होगा? इसको नाम दे दो कुछ, PQ बोल दो, PQ। ऐसे मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? PKB, तो कितना आ जाएगा? हाफ। बेस कितना है? KB, और हाइट कितना है? PQ। अच्छा, ये मत सोचना यार ये PQ इस ट्राइंगल में आ रहा है, अरे हाइट होती है जैसे, ऐसे समझो आप। आपने ऐसा तो कुछ किए होगा ना कभी ना कभी। यहां से जैसे ये ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना तो अपन क्या करेंगे? यहां से एक तो परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। इसको D बोल दिया तो इसको क्या लिखते हैं अपन? हाफ बेस BC इंटू हाइट AD। ऐसे ही तो लिखते हैं एरिया अपन। वही चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है। और ये दोनों, अब आपको देखो आप कि PQ बराबर AK और KB भी बराबर, तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा ना। तो अब मैं एक बार के लिए इस चीज को हटा देता हूं, क्योंकि ये आपका फिर देखने में दिक्कत करेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये एरिया अगर X है तो ये एरिया भी X है। सिमिलरली सबके लिए कर सकते हो, L भी मिड पॉइंट है, ये अगर एरिया Y है, ये एरिया भी Y है। सिमिलरली ये एरिया Z है तो ये एरिया भी Z है। ऐसे ये एरिया क्या लिखोगे? ये एरिया आपका Z के बाद तो खत्म ही होगी ABCD क्या ले, R ले लेते हैं। अच्छा, R कहीं नहीं ले लेगा ना, ये R है, ये R है ना। तो ये बन के आया, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? एरिया ऑफ PKAN, PKAN मतलब किस किस का वैल्यू दिया हुआ है? X प्लस R का वैल्यू कितना दिया आपको पास? 25 दिया हुआ है। और PLKB, PLKB ये तो X प्लस Y का वैल्यू दिया है। X प्लस Y का वैल्यू 36 है। दूसरे में चलते हैं, PMDN,
पी एम डी एन मतलब आर प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है। तो मेरे को PLCM का वैल्यू पता करना है। PLCM मतलब y प्लस जेड, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं ना, सिंपल सा इन तीनों को ऐड कर देता हूं। आप 1 + 2 + 3 ऐड करो बेटा। ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 2 × x 2 × r, x आ गया r आ गया और y प्लस जेड, और ऐड कर दो इनको, कितना आ जाएगा 5 × 6 = 11, 11 और 1 12, 1 3 2 5 4 9 और 1 10। यहाँ पे आप देखोगे 2 × x + r लिख सकते हैं, और ये y प्लस जेड = 102, और x प्लस r का वैल्यू मालूम है कितना 25 × 250, इससे माइनस करेंगे तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, और y प्लस जेड ही निकालना था आपको। ठीक है, तो 52 आपके पास आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम सही दिया हुआ बेटा। तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलो। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिया हुआ अपन को, एक तो दिया हुआ है 6x प्लस में 4y प्लस z = 200, दूसरा दिया हुआ है x प्लस y प्लस z = 100। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अभी 3 वेरिएबल में है, अपन z को तो हटा ही देता है, दो वेरिएबल में बना लेता है। तो 1 - 2 किया तो 5x प्लस का 3y = 100, तो 5x = 100 माइनस का 3y, तो x = कितना आ जाएगा ना 20 - 3/5 इंटू वाई। अब है ना क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है वो ध्यान से सुनना आप। क्वेश्चन में ये बोल रखा है अपन को कि x और y शुड बी इंटीजर, x y शुड बी इंटीजर। देखो x और y इंटीजर होने चाहिए, तो यहां पे इसका मतलब ये एक इंटीजर है, तो ये टर्म भी इंटीजर कब बनेगा जब y क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा। और ये टर्म इंटीजर कब बनेगा 3/5 जब y क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे y शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। तो y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप। ठीक है, मैं पहले एक्स वाई की पेयर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये बिलोंग्स क्या क्या करेगा, पहला पेयर क्या बन सकता है, y की वैल्यू में 0 पुट किया, y अगर 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये आ गया। या फिर क्या हो सकता है y 5 के मल्टीपल में y क्या पुट करोगे 5 पुट करोगे। ठीक है, तो y अगर 5 पुट किया तो ये यहां पे बन गया 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा बेटा। y फिर आपने पुट किया 10 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 × 3 × 2 6 इससे कम होगा तो 14। कहने का मतलब 3 कम हो रहा है आपके पास। फिर कितना आ जाएगा 11/15, चेक कर लो 11 यार आ गया। 15 पुट किया तो यहाँ पे 3 × 3 9 तो 11। फिर कौन सा आएगा 3 कम करेंगे तो 8, 20, फिर 5, 25, फिर 2, 30। आगे पुट कर सकते हो, आगे फिर नेगेटिव हो जाएगा, नॉन नेगेटिव बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस में, क्या बोला हुआ है नॉन नेगेटिव बोला, तो इतना ही चलेगा। कितना आगे 3, 3, 6 और 7 आगे। अब अपन को ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि इन 7 वैल्यूज के लिए जेड का वैल्यू कोई नॉन नेगेटिव ना आ जाए, जेड का वैल्यू कोई नॉन नेगेटिव ना आ जाए, तो पुट करो आप। अब एक्स वाई जेड देखो आप, एक्स वाई जेड का तो पेयर चेक करना था आपको, क्या क्या आएगा। अगर ये आपके पास 20 है, ये 0 है, तो जेड कितना होगा 80 होगा, तो 20, 0, 80। ठीक है चलेगा। ये अगर 17 है, ये 5 है, तो 22 हो गया, तो 22 हो गया तो 100 कितना आ जाएगा
अच्छा सारे की सारी क्या है ना कि 50 से ज़्यादा हो ही नहीं, मतलब 100 से ज़्यादा हो ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉसिबल है, सबके सब पॉसिबल है। तो 7 सॉल्यूशन आ जाएंगे, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे 7 सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। N1 दिया अपने पास में 2 की पावर 55 प्लस 1, N2 दिया अपने पास में 165, और देन N1 N2 आर को प्राइम। पहले तो मैं 165 के फैक्टर कर देता हूँ, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से किया तो 5 आ गया 1, और ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 11, और फिर 11 से करेंगे तो 1, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 × 5 × 11। अब ये चेक करना अपनी इसके क्या क्या किस किस से डिविजिबल है। तो एक है ना रूल याद रखो बेटा, आपने पढ़ा भी होगा, x की पावर n प्लस a की पावर n इफ n बिलोंग्स कर रहा है ओड नंबर, है ना, n बिलोंग्स क्या कर रहा है ओड नंबर, तो x की पावर n प्लस a की पावर n क्या बोलेंगे, शुड बी डिविजिबल बाई x प्लस a से। ये चीज आपने रिजल्ट में पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम से पढ़ते हैं बेटा, तो इस टाइप के रिजल्ट आपको लिखवाते हैं खूब सारे, आपने वहां पे देखा होगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना n1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 55, 1 लिखा था 1 को, तो 1 की पावर 55 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर n प्लस b की पावर सॉरी x की पावर n a की पावर n, n क्या है ओड नंबर है, तो ये क्या होगा डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा 2 + 1, 3 से डिविजिबल होगा। तो एक तो n1 किससे डिविजिबल आ गया 3 से आ गया, ठीक है। दूसरा और चेक कर लो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं n1 को, ये 2 की पावर 5 का होल पावर 11, मैं ओड ही रखा, और प्लस में 1 की पावर 11, अरे 1 पे तो पावर कुछ भी कैसे भी बनाओ पॉसिबल है। 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा 32 का पावर 11 प्लस 1 का पावर 11, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 32 + 1, 33 से डिविजिबल हो जाएगा। 33 से डिविजिबल का मतलब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 11 से भी होगा, तो ये 3 से भी है 11 से भी है, ये 3 से है 5 से है 11 से है, 5 से हो पाएगा क्या, 5 से डिविजिबल हो पाएगा क्या, तो यार सिंपल सा मतलब है डिविजिबल बाई 5 अगर चेक करना आपको ना, डिविजिबल बाई 5, तो अपन क्या करते हैं ना, लास्ट डिजिट क्या होगा आपका, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, यही तो होता है, ठीक है। मेरे को ये चीज मालूम है कि यहां पे 2 की पावर 55 करके फिर +1 कर सकते हैं, तो मैं लास्ट डिजिट तो निकाल सकता हूं ना। यूनिट डिजिट निकालने के तो फॉर्मूले आपको पता होंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 की पावर में क्या लिखा है वो देखेंगे अपन, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 2 की पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 4 से डिवाइड किया तो 1 बच गया, फिर 5, तो ये 3, तो मतलब 4n + 3 इस टाइप का नंबर है, 4n + 3 टाइप का नंबर होता है ना, मतलब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देना, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आपका यूनिट डिजिट होगा, मतलब लास्ट डिजिट होगा, और +1 और कर रहे हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा ना, इसका लास्ट डिजिट आएगा अपने पास में 9, एग्जैक्ट है ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हवा में, एग्जैक्ट बोल रहे हैं ये याद रखना आपको। 2 की पावर में अगर कोई 4 का मल्टीपल हो तो लास्ट डिजिट होता है 6, 2 की पावर 4n + 1 हो तो होता है 2, 2 की पावर 4n + 2 हो तो होता है 4, और 2 की पावर 4n + 3 हो तो होता है 8, यहाँ पे ये वाला लग रहा था 8 + 1, तो लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 33 ही आ पाएगा। ऐसे अपन टिक मार सकते हैं आराम से। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में ये दे रखा अपन को, इतना बड़ा लैंग्वेज
क्वेश्चंस तो मैं आगे ही सोल्व करूंगा, पहले लैंग्वेज ढंग से पढ़ लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, L greater than 0 be a real number, capital C denote a circle with circumference L। तो मान लेते हैं अपन ये जो सर्कल है ना उसका रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल r है, तो ये L किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या लिखते हैं अपन 2 पाई r के, ये आ गया एक। तो दूसरा कैपिटल D डिनोट ए ट्राइंगल विथ पेरीमीटर S, अपन ये जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की साइड्स मान लेते हैं, साइड्स मान लेते हैं कि ABC है, तो L किसके बराबर है अपने पास, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को ऐड कर देना A प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर होंगे 2 पाई r इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, ये अपन को देना है, दोनों के एरिया के बारे में बात चल रही है। तो चलिए देखिए, पहले बात करते हैं अपन एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखते हैं अपन, पाई r स्क्वायर, और एक मैंने रिजल्ट पीछे लिखा क्या था बेटा, पीछे लिखा था L इज इक्वल टू 2 पाई r, L इज इक्वल टू क्या है 2 पाई r, तो यहां से r कितना आ जाएगा आपके पास L अपॉन 2 पाई, बस ये पुट कर दो आप, तो पाई r स्क्वायर मतलब कितना L स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, L स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आपके पास ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, जिसको मैंने कैपिटल C से लिख दिया, ठीक है। मेरे को ट्राइंगल का एरिया लिखना है, उससे पहले आपको ये चीज मालूम है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, L के बराबर है, और a प्लस बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। ये तो होता है रेसोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा होगा आपने ना, कि तीनों साइड को ऐड करने पे 2 इंटू स्मॉलेस्ट लिखते हैं अपन, ठीक है। और ये जो होता है ना s माइनस ए हो गया, s माइनस बी हो गया, s माइनस सी हो गया, ये सारे के सारे क्या पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे के सारे पॉजिटिव है, ये सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं बेटा। अच्छा पॉजिटिव क्यों होते हैं वो भी थोड़ा बता दूं मैं। s कितना आएगा, s आएगा अपने पास में आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस का a, तो ये कितना बन जाएगा b प्लस सी माइनस का a बाई 2। अब ट्राइंगल में पता है अपन कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे वो तीसरी साइड से तो बड़ा ही होगा, अरे ये तो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तीसरी साइड से बड़ा होगा आपका वो, तो इसका मतलब b प्लस सी a से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली ये s माइनस ए पॉजिटिव, s माइनस बी भी पॉजिटिव, s माइनस सी भी पॉजिटिव, ये पता रहना चाहिए आपको। अब अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट का s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन्स जिसको फॉर्मूला बोलते हैं, यही तो होता है। मेरे को इनका मल्टीपल नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इनके सम की वैल्यू मालूम है। मल्टीपल की वैल्यू पता करनी हो, सम की वैल्यू मालूम हो, तो क्या कंसेप्ट लगाते हैं, AMGM लगाते हैं बेटा। और AMGM किन पे लगता है, पॉजिटिव वैल्यूज पे लगता है, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं मैं। तो 4 s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, इस साइड ऐड करेंगे, s माइनस ए किया प्लस s माइनस बी किया प्लस s माइनस सी किया, डिवाइडेड बाय कितना लगेगा 3 लगेगा बेटा, 3 टर्म के साथ लगा रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा ना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, होल पावर कितना लगाएंगे 1/3 लगाएंगे। ये आप ऐड करो कितना आएगा s s s, ये 3s बनेगा। 3s माइनस में a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना अपने पास स्टार्टिंग में बोला था कितना l, मतलब 2s के बराबर है। तो ये तो 3s माइनस का 2s कितना आ जाएगा s अपॉन 3 आ जाएगा, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये पावर इधर लेके आ जाओ, तो ये पावर क्या लग जाएगी 3 लग जाएगी, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ s से मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा ना
एक s से और मल्टीप्लाई करेंगे, s की पावर 4 आएगा, अपोन में 27 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट और ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ये तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बन गया ट्राइंगल का। ये तो क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन और इक्वल टू किससे आएगा, ये एस स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल किसके था, एल के टर्म्स में था, तो ये भी एल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो अपन के पास दोनों में रिलेशन क्या है, 2l इज इक्वल टू 2s, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा। तो ये कितना स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर बाई का 4 इंटू 3, तो 12√3 आ जाएगा, है ना। दोनों का आप रेशो ले लो आप, तो बस कितना आ जाएगा, किस किस का पूछा था, रेशो किस किस का है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, l स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर अपॉन में 12√3, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट, 12√3 अपॉन 4 तो ये आ जाएगा 3√3 अपॉन पाई, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर ही है, तो अपने पास यही ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ था, गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सही तो है, इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ ना कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, एक 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ अपने पास में, सच दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ B एंड C। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है ना, दोनों नंबर को ऐड करो, दो नंबर पे तो दोनों नंबर को ऐड करो, बाई 2 लगेगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ BC एंड द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीन आर इक्वल। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, दो नंबर का, BC है तो दोनों का मल्टीपल और जितने नंबर है उनके 1 उतने नंबर का, तो 1/2 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, B प्लस C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई और किया, 2B प्लस में 2C इज इक्वल टू 4BC, इसको इधर लेके गया, 2B माइनस का 4BC प्लस 2C इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2B कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बना, 1 माइनस का 2C। अच्छा, यहां पे मैं माइनस करके एक काम क्या करते हैं ना कि इसमें प्लस का 2C -1 करो, और माइनस किया है 1 तो एक +1 भी कर दो, ठीक है। इस 1 को इधर लेके आया मैं, 2B इंटू 1 माइनस का 2C प्लस का 2C प्लस 1 या 2C माइनस का 1, -1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का 2C इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा -1। इसको 1 को इधर लेके आए तो -1, ये बन गया 2B माइनस 1, 1 माइनस का 2C इज इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 2B माइनस 1, 2C माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये बन के आ गया। अब है ना, कोई भी दो नंबर का मल्टीपल 1 कब होगा, केस 1 कि 2B माइनस 1 भी 1 हो और 2C माइनस 1 भी 1 हो। तो इस केस में तो क्या आ जाएगा ना, इधर आया तो B इज इक्वल टू 1 आया, C इज इक्वल टू भी 1 आया, जो कि पॉसिबल है, सही है। केस 2 में क्या कर सकते हैं अपन ना कि 2B माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आया,
2c माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का मल्टीपल भी 1, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 आया। तो एक तो नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर a हो गया, फिर नंबर क्या क्या हो गया 1 1 हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, फर्स्ट नंबर a हो गया फिर 0 0 हो गया। दोनों केस में पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब ये जो फर्स्ट डिजिट a है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, तो कितनी पॉसिबिलिटी और बची, 9 पॉसिबिलिटी, 1 से लेके 9 तक। तो a क्या हो सकता है आपका, ये 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक, तो इसकी 9 पॉसिबिलिटी है, तो ये तो 9 टाइप से लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी 9 टाइप से लिख सकते हैं। 10 टाइप क्यों नहीं बोला, क्योंकि फर्स्ट डिजिट अगर आप 0 लिख दोगे ना तो फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा, फिर वो 2 डिजिट बन पाएगा। तो 9 9 18 टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा, तो इसको टिक मार सकते हो। हाँ जी, अभी तक जो अपने क्वेश्चंस थे ना बेटा वो पार्ट 1 के थे। पार्ट 1 के अपने पास 15 क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हुए। पार्ट 2 वाले पे आते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया, लेट ए बी सी डी बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ए बी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए बी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5cx माइनस का 6d इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है ए और बी, ठीक है। और एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5ax माइनस का 6b इक्वल टू 0, इसके रूट्स है b, नहीं इसके रूट्स है c और d, ठीक है। यहां से अपन लिख सकते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा ना, माइनस का b मतलब 5 से। यहां से सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं अपन ना, c प्लस डी कितना आ जाएगा ना 5a आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है अगर मैं माइनस करूँ ना कोई रिजल्ट मिलेगा मेरे को। तो मैंने 1 माइनस 2 किया, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, a माइनस सी आएगा प्लस में b माइनस का d आया, a माइनस सी आया और b माइनस का d आया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ना 5 इंटू सी माइनस ए, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ a माइनस सी प्लस का b माइनस डी माइनस का 5 टाइम्स a माइनस सी। तो b माइनस डी कितना आ जाएगा ना, माइनस का 6 टाइम्स a माइनस सी। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल के छोड़ देता हूँ। b माइनस डी और a माइनस सी डी में एक रिलेशन अपन फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए अब देखो यार, a अगर इसका रूट है ना तो a इसको सेटिस्फाई भी करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब क्या मिलेगा अपने पास में, तब मिलेगा a स्क्वायर माइनस का 5ca माइनस का 6d इज इक्वल टू 0। और c इसका रूट्स है तो c इसको सेटिस्फाई करेगा, c स्क्वायर, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ रिजल्ट और मिल जाएंगे, c स्क्वायर माइनस का 5ac और माइनस का 6b आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 4 बोला, इसको मैं 5 बोला। अब अगर मैं 4 माइनस 5 करूँ अगर मैं, तो क्या आ जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 5ac ये 5ac माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट, और माइनस का 6 इंटू कितना आ जाएगा ना d, इसको ऐसे लिख दो ना, माइनस का 6d प्लस का 6b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कितना आ गया ना, a माइनस सी, a प्लस सी, इसको इधर लेके आए तो 6 टाइम्स क्या आ जाएगा ना, d माइनस बी आ गया। d माइनस बी का वैल्यू मेरे को मालूम है ना, मैं पुट कर सकता हूँ। a माइनस सी का वैल्यू पुट कर दो, a माइनस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, b माइनस डी अपॉन माइनस 6
ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स डी माइनस बी। तो ये और ये कैंसिल आउट, माइनस भी चला जाएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया। a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया। मेरे को निकालना क्या है, b प्लस डी निकालना है। तो फिर तो निकल गया ये, बस इन दोनों को क्या कर देना है, अपने को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, जब a प्लस सी का वैल्यू निकल के आ गया है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 को। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस सी बनेगा, b प्लस डी बनेगा, 5 टाइम्स a प्लस सी बनेगा। तो b प्लस डी किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स a प्लस सी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 144। यस, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है बेटा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के थोड़ा टफ सर साइड आते हैं, लेकिन ये वाला आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। एस क्या एक सेट दिया हुआ है और इस टाइप से है कि 1 से लेके कहां तक नेचुरल नंबर है, 100 तक नेचुरल नंबर है। सपोज बी एंड सी आर सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम द सेट सी, है ना, मतलब बी और सी एक साथ सेलेक्ट नहीं, एक एक करके कर रहे हैं अपन। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, बी के लिए पॉसिबिलिटी 100 है, कोई भी हो सकता है, और सी के लिए भी कितना है, 100 है। ये आ गया। प्रोबेबिलिटी में टोटल आउटकम पता होना बहुत जरूरी है, अपन उसी से डिवाइड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, फेवरेबल कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहां पे लिख देते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स आना चाहिए। तो इक्वल रूट्स का मतलब d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब 16c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 16c के। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, मतलब यहां भी तो ये 16 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इंटू सी, तो सी भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो बी स्क्वायर बराबर हो पाएगा। तो मतलब कहने का मतलब सी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो ये हो पाएगा इक्वल रूट्स। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बी तो कोई वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करना है यार। सी के लिए क्या कंडीशन है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, सी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16, 25, 36 और कितना होता है 49, 64, ये 8 के लिए हो गया, 9 के लिए 81 और 100 है क्या, हाँ 100 भी है। तो कितना आ गया नंबर्स, 3, 3, 6, 9, 10 नंबर्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम कितना 10, टोटल कितना 100 इंटू 100, तो 1 0 कम तो 1/1000 या फिर 0.001, 0.001 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था बेटा। आराम से आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, आराम से करने लायक क्वेश्चन था ये। तो चलिए जी आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट f ऑफ n अपन को दे रखा है, f ऑफ n है n प्लस 1 का होल पावर 1/3 माइनस n का पावर 1/3। ये इस पूरे टर्म को मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो a माइनस बी फॉर्म लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं ना, इसमें a स्क्वायर मतलब n प्लस 1 की पावर 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ए बी कितना आएगा n प्लस 1 इंटू n का होल पावर 1/3 प्लस में बी स्क्वायर मतलब n का पावर 2/3। ये टर्म था, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो डिवाइड किससे करेंगे, n+1 का पावर 2/3 प्लस में n+1 इंटू में n का होल पावर 1/3 और प्लस में n का पावर 2/3। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर तो क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो ए क्यूब मतलब a कितना आपके पास n+1 का होल पावर 1/3 पूरे का क्यूब करो, माइनस b कितना है n की पावर 1/3 पूरे का क्यूब करो। ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा n+1, यहाँ बचेगा आपके पास n, तो ये कैंसिल आउट होगी, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ऊपर 1 बचेगा, ये सब मिला के, है ना, इतना उसको सब कुछ लिखा है, मिला के 1 बचेगा। तो f ऑफ n कितना आ गया, f ऑफ n आ गया 1/n + 1 की पावर 2/3 n इंटू n+1 की पावर 1/3 प्लस n का पावर 2/3। ये बच गया, ये अपने पास f ऑफ n आ गया। अब है ना f ऑफ n है ना वो बड़ा होगा 1/, इससे एक तो ये अपन को प्रूफ करना है और दूसरा एक ये करना है, मतलब a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, ये सब मतलब ट्रू है क्या, ये अपन को चेक करना है। आप सुनो बेटा ध्यान से, fn में यहां पे सारे टर्म किस टाइप की बनी है, n+1 टाइप की बनी है। अगर मैं मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं, आप अगली स्लाइड में देखो, इसको ये लिखा हुआ था 1/3 टाइम्स n+1 की पावर 2/3 इज ग्रेटर देन है f ऑफ n। इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मतलब ये तीन टर्म एक जैसी है, n+1 की पावर 2/3 प्लस में n+1 की पावर 2/3 प्लस में n+1 की पावर 2/3। अब आप सुनते जाना बड़े ध्यान से एक एक चीज को, ये आपके पास दिया है और fn के आपके पास में, fn आपके पास 1/n+1 की पावर 2/3, ठीक है, n इंटू n+1 की पावर 1/3 और प्लस में n की पावर 2/3, ये बना था आपके पास f ऑफ n। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं ये जो लिखा हुआ है ना n इंटू n+1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना n+1 -1, ये जो पहला n लिखा है ना उसको मैं +1 किया -1 किया इंटू में n+1, तो ये क्या बन जाएगा, ये n+1 का होल स्क्वायर माइनस में n+1, क्योंकि मैं चाहता हूं सारे टर्म n+1 टाइप के बने तो इससे अपन जल्दी कंपेयर कर पाएंगे। तो fn क्या बन गया, fn बन के आया 1/n+1 की पावर 2/3 और यहां पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये बनेगा टर्म, इसकी होल पावर 1/3, तो ये n+1 का स्क्वायर माइनस में n+1 का होल पावर 1/3 n की पावर 2/3। अब देखो आप, अब कंपेयर करना सिखाता हूं मैं। यहाँ पे पहला टर्म लिखा है n+1 का पावर 2/3, यहाँ भी पहला टर्म लिखा है n+1 का पावर 2/3, यहां तक सेम था, यहां तक दोनों बराबर थे। फिर इसमें लिखा है n+1 का होल स्क्वायर माइनस में n+1 का पावर 1/3 और यहाँ पे n+1 का पावर 2/3, दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये टर्म अपन एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। या मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं ना कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस में n+1 का होल पावर 1/3 इज लेस देन n+1 की पावर 2/3, ये छोटा हो गया। सिमिलरली n की पावर 2/3 तो साफ साफ दिख रहा है, छोटा होगा इससे, ये टर्म बराबर था, ये दो टर्म छोटे आ गए, तो डिनोमिनेटर में अगर छोटे टर्म है तो ऑल ओवर रिजल्ट तो बड़ा ही आएगा, तो इसलिए आपका fn क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, इससे बड़ा होगा। इतना क्लियर होना चाहिए आपके पहले तो, ठीक है। अब है ना बात करते हैं अपन इस पे f ऑफ n+1 पे, क्योंकि इसमें ये भी तो लिखा है ना
कि एफ ऑफ एन प्लस वन क्या होगा, छोटा होगा, तो वो और देख लेते हैं अपन। एफ ऑफ एन प्लस वन देखेंगे तो कितना आ जाएगा ना, यहाँ पे आप एन की जगह एन प्लस वन पुट करो तो 1/, कितना आ जाएगा, ये बनेगा एन प्लस टू का होल पावर 2/, अब आप खुद से भी कर सकते हो, ये आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू का होल पावर 1/3, और ये एन प्लस वन का पावर 2/3। खुद से देख लो आप, पहला टर्म कंपेयर किया, ये वाला टर्म बड़ा है, मतलब n प्लस टू का पावर 2/3 इज ग्रेटर देन है n प्लस वन का पावर 2/3 से, ये टर्म बड़ा आ गया। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये टर्म बड़ा है, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बराबर है। इसका मतलब दो टर्म बड़े आगे, नीचे अगर बड़ा लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू तो छोटी होगी ना, इसलिए एफ ऑफ एन ये लेस देन आएगा। तो बस ये प्रूफ करना था, तो आपका दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बेटा। ऐसे अपन सोल्व कर सकते थे इस वाले क्वेश्चंस को। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखो यार, मतलब एकदम लॉजिकल है, आराम से कर सकते थे, कोई ज़्यादा मतलब हड़बड़ी वाली बात नहीं थी। ए प्राइम नंबर p इज कॉल्ड स्पेशल इफ देयर एग्जिस्ट p1 p2 p3 p4 देयर एग्जिस्ट प्राइम्स, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। तो एक प्राइम नंबर p है वो बराबर होगा दो प्राइम नंबर के सम के और दो प्राइम नंबर के डिफरेंस के। यार ये तो ना लॉजिकल आराम से सोच सकते थे बेटा, एक ही ऐसा केस पॉसिबल है, खुद सोचो आप। दो प्राइम नंबर का सम ऑलवेज प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब क्या निकल गया, अगर मैं दोनों ओड नंबर ले लूं, मैं वैसे सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। तो अगर मैं दो ओड नंबर ले लूं, दो ओड नंबर का सम कितना होता है, इवन होता है, और इवन कभी प्राइम नंबर नहीं होता है। ऐसे ही यहां पे दो ओड नंबर का डिफरेंस भी इवन होता है। तो ये पक्का कंफर्म हो गया कि इनमें से, सॉरी यहां पे क्या था, P3 P4 था। ये क्या हो गया, हाँ ये P इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, P1 माइनस का P2 और ये P3 ये P4, ये चीज़ था और बराबर है। तो ना किसी एक को 2 होना पड़ेगा, क्योंकि ओड माइनस इवन करते हैं ना तो वो ओड नंबर मिलेगा अपन को, ठीक है। तो इसका मतलब P2 को लिख दो आप 2, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे आप P4 को भी लिख दो 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये कब बराबर होगा, ऐसे क्या नंबर लें कि ये बराबर आ जाए। अच्छा एक में प्लस था ना, हाँ यहाँ प्लस था, सॉरी। तो क्या प्राइम नंबर ले कि 2 ऐड करो या 2 सब्ट्रैक्ट करो तब आपके प्राइम नंबर बने। तो ये तो साफ साफ है, एक तो 3 + 2 कर दो, एक 7 - 2 कर दो, है ना। 3 + 2 करेंगे तो 5, 7 - 2 करेंगे तो 5। तो P इज इक्वल टू तो 5 आ गया, P1 3 आ गया और P3 7 आ गया, ये बन गया। और एक ही ऐसा पेयर पॉसिबल है, और कोई भी पेयर लोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो नंबर ऑफ स्पेशल पेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास आंसर। बाकी कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है। चलिए जी लास्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चंस में क्या दिया वो देखो, ज्योमेट्री का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। लेट ABC बी ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं अपन। ठीक है, AB इक्वल टू BC है। अच्छा यार एक ना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बेटा। जैसे अगर ये ABC ट्राइंगल है ना, ये अगर दोनों बराबर है, AB और BC बराबर है, ये दिया ना, हाँ ये दोनों अगर बराबर है
तो यहाँ से अगर मैं इस वाले पॉइंट से जो इन दोनों का कॉमन है उससे सामने वाली साइड पे डालूंगा तो वो परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है, मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है। ये दोनों भी क्या रहते हैं, एंगल बराबर रहते हैं। ये प्रॉपर्टी जितनी याद रखोगे बेटा उतना ही क्वेश्चंस आपका इजी बनता रहता है। अब आपको क्या दिया, लेट एक्स बी द पॉइंट ऑन ए बी, एक्स इस पे एक पॉइंट है ए बी। अच्छा ये चीज पता है, ये अगर बी एंगल है ना तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी ना, बी आ जाएगी। ये सी एंगल है तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, स्मॉल सी आ जाएगी। अब एक्स बी ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एक्स रेशो एक्स बी इज इक्वल टू किसके है, ए बी अपॉन में ए एक्स, ठीक है। और ए सी किसके बराबर है, ए सी मतलब कितना है, बी, किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। तो ए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बी आ गया। अब यहां से अगर मैं पूछूं आपसे एक्स बी कितना आ जाएगा, तो एक्स बी कितना आ जाएगा, सी माइनस बी आ जाएगा, बस सिंपल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स कितना, बी, एक्स बी कितना, सी माइनस बी, ए बी कितना, ए बी सी, ए एक्स कितना, ए एक्स अभी लिखा था बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का बी सी। इसको इधर लेके आओ, बी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी बाई सी का होल स्क्वायर प्लस का बी बाई सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बी बाई सी में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स निकाल लो। तो बी बाई सी किसके बराबर आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बाई का 2। माइनस साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बी और दोनों एक डिस्टेंस का रेशियो है, साइड्स का रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बी बाई सी का वैल्यू पॉजिटिव वाला पुट करेंगे, √5 - 1 बाई का 2, ये वाला आ गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं ना, अभी जो प्रॉपर्टी बताया था यहां से ना एक परपेंडिकुलर डालता हूं जो इसको डी पे मिल रहा है, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ए डी, ये बी बाई 2 आ जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि मेरे को ये इस एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी थीटा की वैल्यू निकाल के जस्ट इसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री है ना तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा कितना आएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बी बाई 2, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस सी, तो ये तो आ गया बी बाई 2c। मतलब बी बाई सी का जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड और कर दो, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा ना, √5 - 1 बाई 4। और ये वैल्यू आपको मालूम होगा बेटा, जाना पहचाना कितना होता है, 18 डिग्री पे होता है। मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। मेरे को निकालना था एंगल ए बी सी, वो किसके बराबर है, 2 थीटा के, मतलब कितना, 36 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कोई भी डाउट्स हो तो, और कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और एस बी एस एक्स के लिए लेके आऊँगा, तो बता देना आप। ऑल द बेस्ट।